हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विवांशु। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, अभी हाल ही में जो है यूपी पीसीएस 2022 का रिजल्ट आ चुका है और बहुत सारे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का हम इंटरव्यू करें। अभी हमारे साथ हैं रश्मि यादव मैम है। मैम का पहले एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ था 2021 में। अभी मैम का पोस्ट अपग्रेड भी हो चुका है, एसडीएम मैम बन चुकी हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में मैम बात करेंगे, जानेंगे इनकी क्या स्ट्रेटजी रही और क्या इन्होंने इस बार मतलब इंप्रूवमेंट किया था कि इन्हें जो है एक्साइज इंस्पेक्टर से जो है एसडीएम की पोस्ट मिली है। तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा एंड चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैम, सबसे पहले तो हमारे व्यूअर्स जो वीडियो देख रहे हैं और हमारी तरफ से आपको एसडीएम बनने की बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर, थैंक यू। मैम, पहला क्वेश्चन हमारा यही रहेगा कि आप अपने बारे में थोड़ा बताइए कि आपका मतलब शुरुआत से पढ़ाई कैसे स्टार्ट हुई, मतलब बचपन से किस तरीके से रहा जर्नी। सर, मैंने अपनी शुरुआती पढ़ाई की है अपने नानी के घर से। तो वहाँ तक ही 12th तक मैंने पढ़ाई की यूपी बोर्ड से। तो मैं नाना नानी के पास ही पढ़ी हूँ 12th की वहीं से। उसके बाद मैं यहाँ इलाहाबाद आ गई थी, यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हुआ था। फिर उसके बाद बीएससी एमएससी मैंने सर यूनिवर्सिटी से किया। उसके बाद फिर मैं सिविल सर्विसेज में प्रिपरेशन करने में लग गई सर। तो कब से आप मतलब सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही हैं। 2018 से सर। 2018 से। जी तो कहीं पर मतलब कोचिंग वगैरह ज्वाइन की थी या किस तरीके से तैयारी रही। सर, मैंने दिल्ली में कोचिंग की थी 2018 में। उसके बाद मैंने सेल्फ स्टडी से ही किया इलाहाबाद आकर के। सारी प्रिपरेशन मैंने वहाँ यूपीएससी के लिए मैंने किया था कोचिंग। फिर पीसीएस के लिए मैं यहीं पे अपना सेल्फ स्टडी कर रही हूँ। तो जब आप जैसे कि आपका जो पहले का पढ़ाई रहा है, मतलब एजुकेशनल जो बैकग्राउंड रहा है, वहाँ पर आपको पढ़ाई में किस तरीके की दिक्कतें आई उसके बाद, या फिर जब आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करने लगी तो इसमें मतलब क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े। सर, एक तो पहले तो मैं यूपी बोर्ड से थी, तो मेरे लिए पहला चेंज जो था हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में जाना। उसके बाद वो थोड़ा बहुत उस एड्रेस हुआ था बीएससी एमएससी में। बट सिविल सर्विसेज में आने पर एकदम ही मेरा चेंज हो गया पूरा ग्राउंड। ये मैंने बायोलॉजी से पूरा पढ़ा, बॉटनी पढ़ा, जूलॉजी, केमिस्ट्री, ये सब चीज़ें। बट यहाँ पे पूरा बैकग्राउंड चेंज हो गया, पूरा आर्ट्स जो कि मैंने 9th 10th में तक पढ़ रखा था, सिर्फ सोशियोलॉजी। उसके बाद ये सब चेंजेस आए सर, तो ये मेजर चेंज था मेरे लिए, पूरा सब्जेक्ट ही चेंज हो गया। तो बट यहाँ पे भी मैंने ठीक ठाक उसको प्रिपरेशन की, उसको कमांड किया कि ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, जो चीज़ें छूट गई थी तो उसको फिर से मैंने एकदम बेसिक से शुरुआत करके पढ़ाई की। तो मैम, जैसे कि आज के टाइम पे बहुत सारे छात्र हैं जो कि सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि जो हिंदी माध्यम का रिजल्ट है वो कम आता है, इंग्लिश मीडियम का ज़्यादा आता है। जी। तो लोग क्या करना चाहते हैं, जैसे स्विच करना चाहते हैं अपनी तैयारी, चाहे वो 9th 10th से स्विच करते हैं या फिर बाद में सोचते हैं कि जब हम तैयारी स्टार्ट करें, अपना हिंदी मीडियम बैकग्राउंड है लेकिन इंग्लिश मीडियम में वो तैयारी अपना करना चाहते हैं। तो कितना मतलब आपको क्या लगता है कितना मुश्किल रहता है हिंदी माध्यम से इंग्लिश मीडियम जाने में। हाँ, मुश्किल तो रहता है सर, क्योंकि मुझे भी मेजर जो मेरा कंसर्न था यही था कि मैं पता नहीं इंग्लिश मीडियम से कंटिन्यू कर पाऊँ, क्योंकि यहाँ पे 8 पेपर्स पूरे लिखने होते हैं इंग्लिश में। पूरा सब्जेक्टिव पेपर होता है मेंस का। तो वहाँ पे मुझे शुरू में लग रहा था पता नहीं हो पाएगा। बट मैं एमएससी में जैसे मेरा पूरा इंग्लिश में ही था, तो मुझे वहाँ से थोड़ा था कि हाँ ठीक है, लिख ले जाएंगे जीएस वगैरह भी। बट मेरे मामा थे, वो सेलेक्टेड थे 2012 बैच में एसडीएम में। तो उन्होंने बताया कि नहीं, बहुत ही बेसिक, इसमें बहुत ही हाई फाई इंग्लिश की ज़रूरत नहीं है। बहुत बेसिक चीज़ें कि लोग अंडरस्टैंड कर सके कि क्या सेंटेंस लिखा गया है। और उन्होंने भी बोला कि हाँ, मैंने भी ऐसे ही लिखा था, तो चीज़ें आसानी से हैंडल हो जाती हैं। तो वहाँ से मुझे लगा कि ठीक है, कंटिन्यू कर ले जाएंगे। तो फिर मैंने शुरुआत की और फिर मैंने पढ़ना शुरू किया। फिर वो होते गया सर, प्रैक्टिस होते जाता है। फिर चीज़ें लिखने लगो तो फिर आप आने लगती हैं वो। तो जैसे शुरुआत में जब आपने मीडियम चेंज किया था अपना 9th 10th के बाद आपने चेंज किया था, तो मतलब क्या क्या चैलेंजेस आपको आए थे 12th तक मेरा हिंदी मीडियम था सर। उसके बाद। उसके बाद बीएससी में जब एडमिशन हुआ तब इंग्लिश मीडियम में हुआ। तो वहाँ पे तो काफ़ी चैलेंजेस आए, क्योंकि हर कीवर्ड्स तक सब कुछ हिंदी में रहता था। तो बीएससी में धीरे धीरे करते हुए पढ़ते हुए जो सब्जेक्ट के कीवर्ड्स याद होते जाते हैं वो ऑटोमेटिकली पेपर्स में लिखो, फिर आते जाते हैं। फिर एमएससी में काफ़ी चीज़ें ऐसे भी इंक्लूड होती गई। फिर उसके बाद जीएस में करने लग रहा था, जीएस का पेपर नहीं हो पाएगा। बट जीएस भी लिखते लिखते वो प्रैक्टिस में आ जाती हैं चीज़ें। तो मैम, आपका जैसे कि आपने बताया कि तैयारी तो आप काफ़ी टाइम से कर रही हैं, तो अभी तक आपने कितना अटेम्प्ट्स पीसीएस का दिया है, कितना अटेम्प्ट यूपीएससी का दिया है।
सर मैंने पीसीएस में 4 अटेम्प्ट्स दिए हैं, चारों में मैंने मेंस लिखा है और 2 इंटरव्यू दिए हैं, दोनों में मैंने फाइनल सिलेक्शन लिया मैंने। लास्ट 21 और 22 में आपने? यस सर, 21 में मेरा एक्साइज इंस्पेक्टर के पद पे चयन हुआ था और इस बार एसडीएम। तो और यूपीएससी में मैंने सर शुरुआत के 2 अटेम्प्ट सीरियसली दिए थे, मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था। फिर मैं पीसीएस में पूरा सोली फोकस्ड हो गई थी। बट फिर भी मैंने यूपीएससी के अटेम्प्ट दे दिए थे, तो वहाँ पे मेरा सीसैट नहीं हुआ। तो कुल मिलाकर यूपीएससी में मेरे 4 अटेम्प्ट्स हो गए हैं, बट अभी प्रीलिम्स नहीं हुआ उसमें। तो जैसे मैम बहुत सारे छात्र हैं जो कि यूपीएससी और पीसीएस की तैयारी साथ में करना चाहते हैं, आपने स्टार्टिंग में भी रखा था, तो क्या जैसे साथ में रखते हैं, क्योंकि अभी तो ऑप्शनल पीसीएस में हट चुका है, यूपीएससी में अभी भी ऑप्शनल बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, तो यदि कोई साथ में दोनों की तैयारी करना चाहते तो अभी किस तरीके से मतलब उसका अप्रोच होना चाहिए, क्योंकि आपने उससे सीखा भी है बहुत कुछ? सर मुझे लगता है कि अगर साथ साथ प्रिपरेशन रहेगी तो ज़्यादा अच्छा रहता है। सेम सिलेबस है, सब कुछ है, बट अभी इस बार से थोड़ा चेंज हुआ है कि ऑप्शनल यूपीएससी में है, इसमें हट गया है। बट अभी तक तो एकदम ही सेम पैटर्न था। बट मैंने सर इसलिए चेंज किया था थोड़ा कि मैं इसका प्रीलिम्स थोड़ा सा पीसीएस का अलग है। अभी भी यहाँ पे थोड़े फैक्ट्स जो हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, एनालिटिकल क्वेश्चंस कम हैं। तो मुझसे पूरा जो है यहाँ पे फोकस लग रहा था कि मैं यहाँ पे एक चीज़ सिक्योर कर लूँ, कोई सर्विस, उसके बाद मैं यूपीएससी का कंटिन्यू करूँगी। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इधर अच्छे से फोकस करना शुरू कर दिया था पिछले 2 अटेम्प्ट से। तो आपको क्या लगता है जैसे कि अभी पीसीएस में ऑप्शनल हट चुका है, तो क्या बदलाव पीसीएस प्रीलिम्स में और मेंस में देखने को मिल सकते हैं? प्रीलिम्स में तो सर ये बदलाव लग रहा है जो कि हो सकता है कि यूपी स्पेशल के जो क्वेश्चंस कम थे, क्योंकि अब यूपी के 2 पेपर ही इंक्लूड कर दिए गए हैं पूरे, तो वहाँ पे यूपी स्पेशल के क्वेश्चंस बढ़े हुए दिख सकते हैं। तो यूपी स्पेशल की तैयारी आप लोग अच्छे से करिए प्रीलिम्स के लिए भी, यूपी स्टैटिक और यूपी जीके की। और मेंस में सर ये है कि पैरिटी आ जाएगी अब। जो लोगों की शिकायत रहती थी कि कोई ऑप्शनल अच्छा कर रहा है, कोई बेकार कर रहा है, तो वो पैरिटी आ जाएगी कि सबको एक ही पेपर के बेसिस पर जज किया जाएगा। तो ये तो बहुत अच्छा मुझे लगता है कि मूव है, जिसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए कि सब लोग एक ही बेस पे अब जज किए जाएंगे। मैम जब आपने तैयारी स्टार्ट की थी काफ़ी मतलब चैलेंजेस आए, उतार चढ़ाव आया, मतलब फेलियर का भी सामना करना पड़ा था आपको, तो अपने आप को आपने कैसे मोटिवेट किया था और उस समय आपको मतलब किन किन लोग का बहुत ज़्यादा योगदान रहा? सर शुरुआत में तो ऐसे लग रहा था कि बस प्रीलिम्स दे रहे हैं, मेंस दे रहे हैं, नहीं हो रहा है, फिर से प्रीलिम्स दे रहे हैं। तो बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग वो टाइम रहता है सर, कि जब लगता है कुछ भी हाथ में नहीं है और बार बार फेलियर्स ही आ रहे हैं। तो उस टाइम पे जो आपके जो बहुत ही वेल विशर्स होते हैं करीबी, वो 4-5 ही लोग होते हैं, पेरेंट्स और जो 2-3 लोग होते हैं सिबलिंग्स हैं। तो उसके वो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा। तो उस वजह से मुझे कभी फील भी नहीं हुआ कि दोस्त साथ में नहीं है, या क्योंकि मैं प्रिपरेशन कर रही थी तो ज़्यादा मेरे को ज़्यादा किसी से वो नहीं था कि मेरे जितने दोस्त थी सब पीएचडी में शिफ्ट हो गए थे, पीएचडी करने लगी थी सब, और मैं प्रिपरेशन में सिविल सर्विसेज के आ गई थी, तो मेरा एकदम ही अलग हो गया था बैकग्राउंड। तो इस वजह से मेरे मम्मी पापा थे, वो थे, भैया थे। भैया मोटिवेट हमेशा ये करते थे कि मैं हूँ, मैं देख रहा हूँ अभी, जब तक तुम पढ़ना है तुम अच्छे से पढ़ो, मुझे पता है तुम जेन्युइन एफर्ट्स कर रही हो। तो वहाँ से लगता था। मामा मेरे एक हैं, मामा एडीएम हैं, और दूसरे मामा जो हैं असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। तो उनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा सर। वो हमेशा मोटिवेट करते थे कि तुम्हें पोटेंशियल है बहुत अच्छा करने की। मुझे जब भी लो फील होता था तो वो करते थे कि नहीं, मुझे पता है कि तुम्हारी पोटेंशियल क्या है। तो उनका योगदान रहा। और जो मेरी नींव रखी सर पढ़ाई की अच्छे से, वो शुरुआत में नाना नानी ने, मतलब वहाँ से पढ़ने के बाद ही मुझे नाना हमेशा कहते थे कि ऑफिसर बनना है या फिर डॉक्टर बनना है। तो वहाँ पे मेरी जो परवरिश हुई, जो पढ़ाई लिखाई हुई, तो मेन जो नींव मेरी रखी उन्होंने ही रखी। उसके बाद फिर मामा ने यहाँ पे सपोर्ट किया, और फिर मम्मी पापा भैया, छोटा भाई था, तो साथ में छोटा भाई और था, रहता था, हम रहते थे। तो यहाँ पे यही चीज़ें होती थी कि मैं जब फ्रस्ट्रेट हो रही हूँ, डिप्रेस्ड हो रही हूँ, नहीं निकल रहा है, तो वो समझाता था कि नहीं होगा तुम्हारा, सब में टाइम लगता है। तो इन 4-5 लोगों का काफ़ी योगदान रहा। मेरी मेहनत तो कम ही रही सर, बट इनका योगदान बहुत ज़्यादा रहा।
मैम जैसे कि आपने अभी बताया कि आपके जो दोस्त थे अलग फील्ड में जा चुके जी। थे कहीं न कहीं, तो क्या आपका ऐसा मन नहीं करता था कि नहीं मतलब तैयारी में क्या है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, तो आपका ऐसा मन नहीं कि नहीं हमें भी चलना चाहिए वैसे जॉब जॉइन करना चाहिए? सर मेरा मतलब ऐसा हुआ था कि मैं सच में एकदम ही अलग फील्ड में चली गई थी। सबने लगभग 99% लोगों ने पीएचडी ज्वाइन कर लिया था। तो मुझे उस टाइम पे एकदम श्योर था कि मुझे पीएचडी में नहीं जाना है, क्योंकि एमएससी में लास्ट ईयर में डिसर्टेशन एक पेपर होता है, तो रिसर्च वर्क ही होता है लगभग। तो वहाँ से मुझे आइडिया लग गया था कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे रिसर्च वर्क में, मैं बहुत अच्छा नहीं कर पाऊँगी। तो मुझे फिर ऑप्शन दिखा कि सिविल सर्विसेज ही एक ऑप्शन बचता है, तो मैं इधर आ गई। बट फिर जब 2-3 साल इधर सिलेक्शन नहीं हो रहे थे, तो बार बार उसी में लूप में चल रहे हैं, फंसे हुए हैं। तो बाकी फ्रेंड सब अच्छा कर रहे थे कि ठीक है पीएचडी कर लिए और उधर असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो मुझे लगता था कि मैं यार एमएससी के बाद यहीं पे स्टक होके रह गई हूँ, सब लोग आगे बढ़ गए हैं। तो वो बहुत ही फील होता था, बट मुझे ये कभी नहीं रिग्रेट हुआ कि मुझे उधर जाना चाहिए था, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा एप्टीट्यूड उधर नहीं है। तो ये बस ये लगता था कि स्टक होके रह गए हैं। वहाँ पे मामा समझाते थे, भैया समझाते थे कि ठीक है इसमें टाइम लगता है, सबको टाइम लगता है और बहुत कम लोग होते हैं जिनका 1-2 बार में निकल जाता है। बस ये है कि तुम लगी रहो और छोड़ना मत, तो लास्ट में तुम्हारा सिलेक्शन होगा, क्योंकि उनको दिखता था कि पोटेंशियल है तो वो होगा तुम्हारा। तो जब आपका अभी रिजल्ट आया, चाहे हम पहले वाले रिजल्ट की बात करें या फिर अभी कल रिजल्ट आया, तो रिजल्ट आने के बाद घर वालों का या फिर आपके जो दोस्त मतलब पीएचडी कर रहे हैं उधर फील्ड में चले गए हैं, तो उन लोग का क्या रिएक्शन रहा? सर घर बहुत खुश हैं, मम्मी पापा तो बहुत खुश हैं, पूरे गांव में सब खुश हैं कि मतलब कि लड़की ने नाम किया है पूरे गांव का और शहर का। उसके बाद सबसे ज़्यादा मेरे मामा खुश हैं, भैया खुश हैं, ये सब बहुत खुश हैं कि मतलब उन लोग का जो एफर्ट था ना मुझे मतलब इस फील्ड में लाना, उनसे ही इंस्पायर होकर मैं इधर आई थी। तो उस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा खुश हैं कि उनकी मेहनत जो है, उनका जो एफर्ट था वो आज रिजल्ट में तब्दील हुआ है। आपका होम डिस्ट्रिक्ट कौन सा पड़ता है मैम? सर मेरा जौनपुर है होम डिस्ट्रिक्ट जी। जौनपुर। तो मैम अब हम बात करते हैं जैसे कि प्रीलिम्स होता है एग्ज़ाम, पहला कदम होता है जब कोई तैयारी स्टार्ट करता है। जी। तो प्रीलिम्स के लिए आपने शुरुआत में मतलब क्या-क्या चीज़ें की थी और बाद में कैसे-कैसे इम्प्रूवमेंट किया था? प्रीलिम्स में सर मैं बहुत ज़्यादा मतलब जैसे मेरा यूपीएससी में प्रीलिम्स रह जा रहा था, तो मैंने प्रीलिम्स में बहुत एफर्ट्स किए थे पीसीएस के लिए भी। मुझे लग रहा था प्रीलिम्स ही रुक जाता है तो मेंस लिखने को ही नहीं मिलता है। तो प्रीलिम्स के लिए सर मैंने करंट अफेयर्स का एग्जॉस्टिव मैंने पहले देखा कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो उसमें मेजरली मैंने देखा कि हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से और इसे करंट अफेयर्स से, मिसलेनियस के टॉपिक्स ये सब बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो मैं सर करंट अफेयर्स बहुत ही एग्जॉस्टिव तरीके 2-3 सोर्सेज से मैं करती थी। जैसे एक एससीएस के चैनल से मैं कर लेती थी, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के। उसके बाद मैं बीपीटी 365 करती थी। उसके बाद जो आई दृष्टि आती है वो भी यूपीएससी हिंदी वाले कवर करवाते हैं, तो वहाँ से मैं करती थी। तो मैं ये 2-3 सोर्सेज करती थी सर। और उसके बाद मैंने घटना चक्र पूर्वावलोकन बहुत ही एग्जॉस्टिवली, मतलब मामा ने बताया था कि वो घटना चक्र कोई नहीं छोड़ के जाता पूर्वावलोकन, पीसीएस के लिए खासकर। तो मैं वो शुरू से ही मैंने उस पर बहुत अच्छे से कम से कम 2-3 बार मैंने उसको पढ़ा था, फिर उसमें शॉर्ट नोट्स बनाया था, रिवाइज किया था। तो घटना चक्र मैंने अच्छे से किया था। उसके बाद जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं जैसे स्पेक्ट्रम है, लक्ष्मीकांत है और जोग्राफी के लिए एनसीईआरटी है, तो ये सब चीज़ें भी मैंने काफ़ी अच्छे, क्योंकि मैं यूपीएससी की भी प्रिपरेशन कर रही थी, तो मैंने ये सब चीज़ें भी किया था अच्छे से प्रिपेयर। उसके बाद सर टेस्ट सीरीज़, तो टेस्ट सीरीज़ मैं ला करके टाइम लिमिट में जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करती थी कि 2-4 एटलीस्ट 4-5 टेस्ट मैं सॉल्व कर लूँ, ताकि वहाँ पे ये पता चल जाए कि कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। नहीं तो लगता है कि जैसे मैं 2019 में कम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आई थी, 135, तो मेरा लगभग कट ऑफ के आसपास ही रह गया था। बट उसके बाद से मैंने डिसाइड किया था टेस्ट सीरीज से और इन सब से कि मैं 142-144 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आती हूँ। तो मेरा कट ऑफ से हर बार 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन आगे ही रहता है नंबर। तो इस वजह से मुझे लगता है कि वो टेस्ट सीरीज थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है यहाँ पे। और क्वेश्चन किसी भी हालत में मुझे लगता है 135 से एबव ही अटेम्प्ट करने चाहिए। तो बहुत ही अगर नहीं आ रहा है एकदम ब्लंडर नहीं करना है, बट कुछ भी आइडिया लग रहा है, सबकॉन्शियस माइंड से कुछ भी याद आ रहा है, तो प्रीलिम्स में 135 के एबव अटेम्प्ट करना चाहिए एक्यूरेसी, क्योंकि बहुत ज़्यादा उतनी नहीं रह पाती है। मैम जैसे कि टेस्ट सीरीज स्टार्टिंग में कोई स्टार्ट करता है, हो सकता है बहुत सारे छात्र हमारे साथ जुड़े हैं जो कि 2023 का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो टेस्ट सीरीज बस सॉल्व करते हैं,
तो स्टार्टिंग में उतना अच्छा नंबर नहीं आता है, तो हम ये सोचते हैं कि पता नहीं मतलब यहाँ अच्छा नंबर नहीं आ रहा है, वहाँ पे एग्ज़ाम में अच्छा कर पाएँगे कि नहीं। तो उस समय मतलब ऐसा क्या आपके साथ भी हुआ था? तो आपके साथ हुआ था तो आपने उस समय अपने आप को कैसे मोटिवेट किया था? सर मैंने यूपी पीसीएस के टेस्ट दिए थे, जब मैं पूरा एकदम पढ़ लेती थी, रिवाइज कर लेती थी। उसके बाद मैं ध्येय का, जीएस वर्ल्ड का या दृष्टि आईएएस का, इनका मैं 2-3 टेस्ट ला करके, 2-3-4 टेस्ट वो सॉल्व करती थी। तो मेरे सर लगभग 90 मार्क्स, 85 मार्क्स, सॉरी, क्वेश्चंस बन जाते थे। तो मुझे लगता था कट ऑफ भी लगभग ऐसे ही जा रहा था, बट मुझे लगता था 95 तक एक पहुंचा देना एक सेफ कट ऑफ रहेगा, तो सेफ क्वेश्चंस रहेंगे। तो मैं उससे करती थी। और सर कुछ ओपन प्लेटफॉर्म्स पे जैसे यूपीएससी हिंदी वाले करवाते थे टेस्ट वगैरह, तो मैं वहाँ पे सॉल्व करती थी। तो मेरे इतने होते थे, अगर मेरे नहीं उतने क्वेश्चंस बन रहे हैं कट ऑफ के जितने, तो मैं फिर से रिवीजन करती थी कि कहाँ पे क्या चीज़ें छूट रही हैं, मिसलेनियस टॉपिक छूट रहा है या करंट अफेयर्स छूट रहा है, या फिर से अगर रिवीजन करना होता था, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री बचा रह गया या पॉलिटी बचा रह गया, तो वो सब चीज़ें मैं फिर से रिवाइज करके फिर टेस्ट सॉल्व करती थी सर। मैम जैसे कि जो जीएस का पार्ट होता है वो तो बुक से कवर हो जाता है, लेकिन जो मिसलिनियस आपने बताया, मिसलिनियस क्वेश्चंस जो आते हैं और उसके बाद जो यूपी का पार्ट होता है वो आपने कहाँ से कवर किया था? सर मैंने मिसलेनियस का क्वेश्चन स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के चैनल से किया था। उसमें जैसे एग्रीकल्चर डेटा हो गया, फॉरेस्ट डेटा हो गया, सेंसस हो गया, या फिर लाइव स्टॉक डेटा, इन सब के मिनरल डेटा, एनर्जी का डेटा, तो ये सब चीज़ें वो बहुत अच्छे से कवर करवाते हैं। मैं हर बार, जितनी बार मैं प्रीलिम्स दी हूँ, उन्हीं के चैनल से मैंने कवर किया है। या फिर बहुत लोग जो है, घटना चक्र की एक बुक आती है, उन ये सब आर्थिकी करके, तो उनसे, उसमें भी ये सब पूरे डेटा होते हैं। बट मुझे वो बहुत ही हेक्टिक लगता था, क्योंकि उसमें चीज़ें बहुत ही छाँट छाँट के कि ये पढ़ना है, ये छोड़ना है, ये करके, और वो कंसाइज करके ऐसे 10-10 मिनट का वीडियो बना के पूरा कंपाइल कर देते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व की रहती थी, तो मुझे पता रहता था क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या छोड़नी है, तो मैं उसे कवर कर लेती थी सर। और उसके बाद करंट अफेयर्स, मिसलेनियस, मेरा प्रीलिम्स का मेजर तैयारी उन्हीं के चैनल से मैंने किया है। और जो यूपी का पार्ट होता था उसको कहाँ यूपी से? का पार्ट सर, यूपी का मैंने एक तो एससीएस से ही किया है। बाकी मैं घटना चक्र की जो पिक्टोरियल वाली बुक आती है, थोड़ा बहुत उससे, और थोड़ा बहुत सर यूपी का जो करंट अफेयर्स है, मेनली दृष्टि आईएएस चैनल से, वहाँ से मैंने किया था। तो कई कई सोर्सेज से, बस ये देखना होता है कि मेरा कुछ चीज़ छूट ना रहा हो, और जहाँ पे आपको लगे कि ये, और मतलब अच्छा लग, यहाँ से कवरेज किया हुआ है, वहाँ से आप 2-3-4 सोर्सेज से भी करिए। मतलब ऑनलाइन की बात कर रही हूँ मैं। तो लेकिन ये है कि मुझे जो चीज़ें पर्टिकुलरली अच्छी लगी, एसईएस का चैनल प्रीलिम्स के लिए काफ़ी मुझे ठीक लगा, कि वहाँ से करंट अफेयर्स, मिसलेनियस, ये सब ज़्यादा भटकना नहीं पड़ता है। और मेंस के लिए सर, यूपीएससी हिंदी का मेंस के लिए वो थोड़ा अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, तो वहाँ से था। और बाकी काफ़ी चीज़ें सेल्फ रहीं, कि मैंने जैसे इनसाइट्स आईएएस का जो आता है इंस्टा सिक्योर करके मंथली, तो वहाँ से मैं डाउनलोड करके मेंस के आंसर्स लिखती थी, और वहाँ पे मॉडल आंसर्स दिए रहते थे, उससे मैं मैच करती थी। तो ये सब चीज़ें सेल्फ प्रिपरेशन भी काफ़ी रही, जो मैंने इधर उधर से ढूंढ के, इंटरनेट से, यूट्यूब से, और कहीं बुक से ढूंढ करके, बस एक जगह रहता था कि ये टॉपिक करना है कवर, तो ये कंपाइल करके एक जगह हो जाना चाहिए। तो जैसे कि जब मेंस की तैयारी स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारे लोग को जो शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाना पड़ता है उसमें काफ़ी दिक्कतें आती हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए किस तरीके से बना सकते हैं? शॉर्ट नोट सर, बहुत ही कीवर्ड्स लिखने होते हैं, कुछ भी अननेसेसरी चीज़ें नहीं। जैसे जो चीज़ें पता है उसको तो लिखना ही नहीं है, कि जो चीज़ें अंदाज़ा है, जो चीज़ें बस ऐसा है कि भूल जा रहे हैं बार बार, वो फिर से रिवाइज करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसको शॉर्ट नोट्स में प्रिपेयर करना है। और शॉर्ट नोट्स ऐसे प्रिपेयर करना है कि सर सिर्फ कीवर्ड्स ऐड करना है, और ऑब्लिक करके आगे कीवर्ड्स ऐड करते जाइए। बट जो जैसे हो कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग चीज़ें पूछी गई हों, बस वैसे ही ऐड करना है। जैसे मैं अभी पीटी 365 इस बार का पढ़ रही थी, तो मैंने आईआर का जो लगभग 80-90 पेज की बुक है, उसको मैंने 5-4 पेज में कंपाइल कर लिया है। तो ऐसे करना है कि बस जो चीज़ें आपको रिवीजन की ज़रूरत है वो ऐड कीजिए, और बहुत ही स्पेसिफिक कीवर्ड्स यूज़ करिए। वैसे शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने हैं सर। मैम जब तैयारी स्टार्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं मतलब टाइम मैनेज करने में दिक्कत आती है, लोग अपना टाइम टेबल बनाते हैं, उसके बाद टाइम टेबल फॉलो नहीं हो पाता है, तो आप अपना टाइम कैसे मैनेज करती थी और लगभग कितने घंटे की मतलब पढ़ाई हो जाती थी?
सर टाइम टेबल तो कभी मुझसे तो सच में नहीं मैनेज हुआ। मेरा तो हमेशा बनता था, फिर वो 2 दिन चलता था, 2 दिन के बाद पता चला फिर से नया टाइम टेबल बना रहे हैं। मैं इसमें बहुत ज़्यादा वो रहता था मेरा। बट ये होता है सर कि एक टारगेट लेकर चलना होता है। जब एग्ज़ाम नज़दीक आता है तो टारगेटेड अप्रोच में जब पढ़ाई होती है, तभी मेन पढ़ाई वो बहुत अच्छे से होती है, कि तब लगता है कि टॉपिक्स इतने कवर इतने दिन में करने हैं। वो अब चाहे 10 घंटे में हो, 12 घंटे में हो, 6 घंटे में हो, जितने भी। बट यही रहता था कि अगर इतने टॉपिक आज कवर करने हैं चाहे जैसे भी, एग्ज़ाम जब नज़दीक रहता था। और उसके अलावा भी सर मेंस के टाइम में भी लगता था कि हाँ ये टॉपिक कवर करके आंसर राइटिंग इतनी करनी है तो करनी है, वो चाहे जब फिर जितने घंटे में भी हो। बट उसके अलावा सर, उसके अलावा जैसे जब मेंस नज़दीक नहीं है या फिर प्रीलिम्स नज़दीक नहीं है, तब ऐसे ही पढ़ाई होती थी। बट उतने डिसिप्लिन वे में मैं नहीं सच में कर पाती थी, कि मेरा हर हर दूसरे दिन टाइम टेबल चेंज होता रहता था। तो इस चीज़ से मैं खुद ही परेशान रहती थी कि ऐसे नहीं हो पा रहा है। बट फिर भी मैं कोशिश करती थी कि हो जाए, 2-3 घंटे भी ऐसा, 2-3-4 घंटे तो डेली पढ़ ही लूँ। और सोशल मीडिया किस तरीके से आप यूज़ करती थी? क्योंकि बहुत सारे टॉपर्स बोलते हैं कि जब आप तैयारी करें तो सोशल मीडिया कहीं न कहीं ऑफ करके रखना चाहिए। तो आप किस तरीके से मैनेज करती थी सोशल मीडिया और पढ़ाई को? सोशल मीडिया पे तो सर मैं बिल्कुल ही इनएक्टिव थी पहले। मतलब अभी पिछली बार जब सिलेक्शन हुआ था तब मैं थोड़ा सा इंस्टा, फेसबुक ये सब थोड़ा सा मैंने वो एक्टिव हुई वहाँ पे। मेरा अकाउंट बना था बट वो एकदम रिडंडेंट पड़ा हुआ था। तो मैं बिल्कुल यूज़ नहीं करती थी। और मुझे ऐसा कोई ऐसा नहीं लगता है कि यूज़ करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अगर जो लोग मैनेज कर सकते हैं, बहुत लोग मैनेज करते हैं कि सोशल मीडिया के साथ भी वो उस पर भी एक्टिव रहते हैं और पढ़ाई भी अच्छे से कर लेते हैं। तो मल्टीटास्किंग अप्रोच जिनका रहता है। कुछ लोग होते हैं कि उनको नहीं कर पाते हैं मैनेज। तो मेरा जैसे रहता था, तो मैं बहुत ज़्यादा, मेरे पास ना वहाँ पे कुछ ऐसा कंटेंट था, ना मुझे बहुत ज़्यादा वो था। तो मैं वहाँ पे इनएक्टिव ही रहती थी। पिछली बार से मैंने थोड़ा सा वहाँ पे एक्टिव हूँ, तो वहाँ बट ऐसा कोई वो नहीं है। जिसको जैसा अगर सही लगता है, किसी को लगता है कि आप मैनेज कर सकते हैं सब कुछ, तो आप पढ़ाई भी करिए, वो सब चीज़ें भी करिए, सब कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। मैम, बहुत सारे छात्र हमारे साथ जुड़े हैं जो कि अभी पीसीएस की तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर बहुत सारे छात्र ऐसे भी हैं जो तैयारी कर रहे हैं। तो उनके लिए आपका कुछ सजेशन या मैसेज रहेगा? मैसेज यही है सर कि अगर जो जेन्युइन एफर्ट्स डाल रहा है ऑनेस्टली, बस खुद को सेटिस्फेक्शन तो कभी आता नहीं है कि हाँ मैंने इनफ पढ़ लिया है, अब पढ़ने की ज़रूरत इससे ज़्यादा नहीं। बट एक सेचुरेशन पॉइंट आता है जब लगता है कि यार इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा, मैंने मतलब अपना फुल एफर्ट डाला है, जेन्युइन एफर्ट्स जो है। तो वहाँ तक आप अपने को ले जाइए। और उसके बाद अगर बीच में फेलियर्स आ रहे हैं, ये ऐसा एग्ज़ाम है, इसमें कोई शोर नहीं। अभी मैं सच में बता रही हूँ कि मेरा रिजल्ट आने के पहले मुझे लोग बोल रहे थे कि आपका इस बार एसडीएम तय है, ये है। बट मुझे लग रहा था यार लिस्ट में नाम आ हमारे जाए। कमेंट में भी कई सारे लोग का आया था पहले ही जी, केसडीएम हो जाएगा। जी सर, बहुत लोग ग्रुप में भी मैसेज कर रहे थे। बट मुझे लग रहा था कि पता नहीं, मुझे लग रहा था कि यार लिस्ट में नाम आ जाए वही बहुत है। या फिर मुझे लग रहा था इस बार डीवाईएसपी की सीट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो हो सकता है उसमें हो जाए। पेपर्स ठीक ठाक हुए थे, बस बॉटनी फर्स्ट का थोड़ा ठीक नहीं हुआ था। बट जब आया एसडीएम आ गया तो मुझे खुद ही नहीं बिलीव हो रहा था कि ये लगभग मतलब अच्छा, इतना अच्छा कैसे हो गया। तो इसमें, इस एग्ज़ाम में इतनी अनप्रिडिक्टेबिलिटी है कि आप जब कभी लगेगा कि पेपर नहीं अच्छा हुआ है मेंस का, तो हो भी जाता है। जब लगता है बहुत अच्छा हुआ है, नहीं होता है। तो आप अपने बस जेन्युइन एफर्ट्स डालिए। और उसके बाद ये चीज़ें, मतलब बहुत ज़्यादा इस पे फोकस, खैर वो मेहनत करते हैं तो ध्यान जाता है कि हाँ रिजल्ट कुछ डिलीवर होना चाहिए। बट उसको साइड में करते हुए फिर भी आप एफर्ट्स करते रहिए। मुझे लगता है कि अगर मैंने जो यहाँ पे देखा है कि अगर एफर्ट्स आप करते रहिए, लगे रहिए लगातार, बीच में छोड़ के मत भागिए, तो होता है। कभी किसी का थोड़ा सा लेट होगा, चौथे अटेम्प्ट में, पाँचवें अटेम्प्ट में, बट होता है ज़रूर जो लोग जेन्युइन एफर्ट्स डालते हैं। मैम, एक क्वेश्चन हमारा छूट गया था कि जैसे कि आपका पिछला बार एक्साइज की पोस्ट पर हुआ था और अभी एसटीएम की पोस्ट पर हुआ है, तो आपने पिछली बार से क्या इम्प्रूवमेंट की थी जिसकी वजह से रैंक इम्प्रूव हो गई है? पिछली बार से मैंने ये सर, मैंने तो सारा सेम कंटेंट ही यूज़ किया था। सब कुछ मेरी जो 2021 की नोट्स थी, सब कुछ मैंने वही सब यूज़ किया था। 2022, इनफैक्ट 2022 में सर मैंने बहुत ज़्यादा, मेरे पास टाइम भी नहीं था। बीच में मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई थी, सब कुछ बहुत हौच पौच हो गया था। तो मैं सिर्फ 1 हफ्ते रिवीजन करके मैं मेंस लिखने गई थी। बट इसके पीछे सॉलिड वो बेस मेरा तैयार था 2021 वाला। 2021 में मैंने काफ़ी मेहनत की थी। मैंने सारे एक एक चीज़ के नोट्स बनाए थे, एक एक टॉपिक्स की, और मैंने आंसर राइटिंग की थी। तो 22 में मैंने सिर्फ वो चीज़ें नोट्स रिवीजन करके मैं जाके लिख के आई थी।
चेंज जो मैंने किया था सर, मैंने पेन चेंज की थी, एक यूनिबॉल की पेन से मैंने लिखा था, उसे थोड़ा अच्छे से हैंड राइटिंग भी अच्छी होती थी और बहुत ही स्मूथली। तो मैंने इस बार ये किया था कि जो जीएस के पेपर्स थे वो मैंने जो जितने पेज वो दिए थे ना, जो देते हैं 2 पेज या 3 पेज देते हैं 12 नंबर के क्वेश्चन में या 8 वाले में 2 पेज, मैंने भर भर के लिखे थे एकदम। और इसके पहले क्या रहता था कि मैं V7 से लिखती थी या डॉट से मैं लिखी थी, तो मेरा किसी में 1.5 पेज हो पाता था, किसी में 2.5 पेज या किसी में 2 पेज छूटते थे मेरे। तो इस बार मैंने अच्छे से पेज भी भरा था और वो कंटेंट भी अच्छे से बहुत मतलब जीएस में मुझे लग रहा था कि पेपर मेरे इसलिए अच्छे गए हैं कि मैंने बहुत अच्छे से लिखा था। बॉटनी में मैंने अच्छा किया था, ऐसे और हिंदी में भी ठीक ठाक, बस बॉटनी फर्स्ट मेरा थोड़ा ठीक नहीं हुआ था। तो आंसर राइटिंग ही मेन इम्प्रूवमेंट था। आंसर राइटिंग में मैंने जीएस के आंसर्स ये मैंने इंश्योर किया कि एक भी क्वेश्चन छूटे ना, और पेज जितने दिए हैं मैं वो भर दूं। मतलब एटलीस्ट कंटेंट हमारे पास रहता ही है, एक्स्ट्रा कंटेंट, बस टाइम की कमी की वजह से क्या होता है कि हम उतना पेज भर नहीं पाते हैं। तो पेज उतना पूरा मैंने यूटिलाइज किया था इस बार। ओके, थैंक यू सो मच मैम, बात करने के लिए। आपने बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारे व्यूवर्स को प्रोवाइड की। थैंक यू सर, थैंक यू। तो दोस्तों, आप लोग को आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताना। एंड हाँ दोस्तों, मैम ने अपना जो है पिछली बार जो है नोट्स वगैरह जो भी बनाया था वो टेलीग्राम चैनल पे डाला था, तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पहले से भी वहाँ पर पीडीएफ पड़ा हुआ है, लेकिन अभी फिर से एक बार हम डाल देंगे, आप लोग वो जाकर पीडीएफ वगैरह देख सकते हैं। एंड हाँ, जब एक्साइज पे मैम का सिलेक्शन हुआ था तो वहाँ पर हमने प्रॉपर जो है फिल्म्स का अलग ही स्ट्रेटजी वीडियो बनाया था, साथ साथ मेंस का डिटेल में स्ट्रेटजी वीडियो बनाया था, तो आप लोग वो जाकर देख सकते हैं। उसका भी लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा देंगे। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग को कमेंट करके जरूर बताना। एंड वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।